आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हवा ऐसी थी कविता, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। तो चलिए इसका हम अध्ययन करें। हम एक बात बता देते हैं, हमने इस कविता के दो पार्ट किए हैं। पहला हम पहली पंक्तियों को लेके, जिसमें 8 या 10 पंक्तियां हैं, उसका भावार्थ बताएंगे। फिर उसके बाद जो बाकी की पंक्तियां हैं उसका भावार्थ बताएंगे। इस भावार्थ को आप वैसे ही उठाकर अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हवा ऐसी थी कि रुकती थी गले में, मैं हवा को पार करके निकल जाना चाहता था किसी ज्वालामय जगह में। जिंदगी आज जैसे कोश में हो और केवल मृत्यु जैसे होश में हो। हरे वन इतने मरे हैं कुछ न पूछो, सिंह शावक तक डरे हैं कुछ न पूछो। मन सघन वन की तरह थे मुक्त धारा, हवा ऐसी थी कि काली एक कारा। मैं हवा को पार करके निकल जाना चाहता था किसी ज्वालामय जगह में, जहाँ जीवन कुछ नहीं तो जल रहा है, जहाँ आखिरकार कुछ तो चल रहा है। तो देखिए इस कविता में क्या बताना चाहते हैं। यह जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है, और इसमें इस कविता के माध्यम से कवि ने मन में जो घुटन हो रही है, भय है, परिवर्तन की तीव्रता है आदि आकांक्षाओं को व्यक्त किया है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि कवि इस घुटन भरे वातावरण में, जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण चल रहा है, उस अन्याय अत्याचार वाले वातावरण से मुक्त होकर कहीं ऐसी जगह में जाना चाहता है जहाँ पर विद्रोह करने वाले वीर हो, जो संघर्ष के लिए प्रयत्नशील हो, जो इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने को तैयार हो, वो वैसी जगह में जाना चाहता है। वो इस घुटन और इस दर्द भरे वातावरण में उसे रहना किसी भी तरह का स्वीकार नहीं है। तो चलिए इसका भावार्थ जानते हैं। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र की ग्रहण अनुभूति प्रधान रचना है, जिसमें घुटन, जड़ता, भय और परिवर्तन की तीव्र आकांक्षा व्यक्त हुई है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। देखिए हमने जो पंक्ति पढ़ी है उसका हम भावार्थ बता रहे हैं। कवि कहता है कि वातावरण की हवा इतनी भारी, घुटन भरी और अवरुद्ध थी कि वह गले में अटकती सी महसूस होती है। इस दम घोटू स्थिति में कवि को लगता है कि वह इस हवा को पार करके ऐसी जगह निकल जाए जो ज्वालामय हो, जहाँ ताप हो, ऊर्जा हो और जीवन की तीव्रता हो। कहने का तात्पर्य कि कवि को ये जो वातावरण है, अपने चारों ओर का वातावरण सूट नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि यहाँ शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है और यहाँ चुपचाप मुख बंद करके चुपचाप अन्याय को सहना उससे सहन नहीं हो रहा था, और वो उस ज्वालामय जगह में जाना चाहता था जहाँ पर उसकी जो विद्रोह की आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए और संघर्ष करके समाज में परिवर्तन किया जाए। यानी क्रांतिकारी विचारधारा के प्रवर्तन की बात कर रहे हैं कवि, कि वह अन्याय अत्याचार को ना सहते हुए विरोध करना चाहता है इस शोषण, अन्याय और अत्याचार से। इस घुटन भरी समाज से वो अलग होकर, अलग मुक्त होकर अलग जाना चाहता है, जहाँ पे इस तरह का वातावरण ना हो। कवि अनुभव करता है कि मानव जीवन आज में बंद हो गया है, सुकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है और चेतना केवल मृत्यु की आकांक्षा में ही सचेत है। चारों ओर का वातावरण इतना निष्क्रिय और भयभीत है कि हरे भरे वन भी मरे से प्रतीत लगते हैं। यहाँ तक कि सिंह के शावक जैसे साहसी प्राणी भी डरे हुए हैं। यह भय केवल प्रकृति का नहीं, बल्कि समूचे समाज और मनुष्य के भीतर के डर का प्रतीक है। यानी कवि क्या कह रहे हैं कि ये वातावरण इतना दूषित हो गया है कि जो बलशाली लोग थे, जो साहसी लोग थे, वो भी डरे डरे से, सहमे सहमे से हैं, और यहाँ पे जितने भी हरे भरे वन थे वो निर्जीव से वन प्रतीत हो रहे हैं। कहने का मतलब इस वातावरण में जो साहसी लोग थे उनकी भी आवाज़ दब गई है। जो हरे भरे पेड़ थे, यानी जो युवा थे, जो बगावत करते थे, वो अब निष्क्रिय हो चुके हैं, सूख गए हैं। कहने का तात्पर्य कि अब उनकी आवाज़ को दबा दी गई है। तो इस घुटन भरे वातावरण में या घुटन भरे समाज में कवि नहीं रहना चाहता। कवि का मन भी उस घने वनों की तरह से हो गया है, जो मौन, जड़ और प्रवाहीन हो गए हैं। हवा उसे एक काली जेल
जैसी लगती है। नहीं, कवि का जो मन है वो घने वनों की तरह हो गया है, जो मौन रहता है, चुपचाप रहता है, जड़ हो गया जिसमें जान ही नहीं है, और प्रवाहहीन जिसमें कोई प्रवाह ही नहीं है। उसे हवा, काली हवा ऐसी लगती है जैसे वो एक जेल है और उस जेल में वो कैद है। इस कैद से वो बाहर होकर जाना चाहता है, इसलिए कभी बार बार यही चाहता है कि वो इस हवा को चीर कर निकल जाए। इस हवा को चीर के निकल जाए मतलब इस घुटन भरी हवा से, इस घुटन भरे वातावरण से कहीं अलग चले जाए। वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ चाहे जीवन कुछ भी ना हो, पर कम से कम जलन, ताप और गति तो हो। कवि ऐसे वातावरण में जाना चाहता है जहाँ पे क्या हो, जलन हो, ताप हो, गति हो, और जहाँ पर अंत में कुछ तो घटित हो रहा हो, कुछ तो चल रहा हो। यानी कवि जड़ शांति से बेहतर संघर्ष और सक्रियता को मानता है। कवि क्या कहते हैं कि विद्रोह संघर्ष कहीं तो चल रहा होगा, ऐसे मूक बन के कोई बैठा तो नहीं होगा, बगावत की लहर कहीं ना कहीं तो उठी होगी, और मैं उस बगावत की लहर के पास जाना चाहता हूँ। कम से कम वहाँ पे कुछ तो ना कुछ चल रहा है, ऐसे मूक और अन्याय को सहते हुए तो लोग बैठे नहीं हैं, तो मैं उस लोगों के पास जाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य, मैं क्रांति करना चाहता हूँ और अपना विरोध करके इस समाज में परिवर्तन करना चाहता हूँ, और जो इस समाज को परिवर्तन करने वाले लोग हैं मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। यानी जहाँ पे बगावत की कुछ ना कुछ चिंगारी जल रही है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो देखिए इसमें क्या बता रहा है ये इस पंक्ति में जो हमने पढ़ा है, यह कविता घुटन भरे सामाजिक मानसिक वातावरण के विरुद्ध विद्रोह की अभिव्यक्ति है। मैंने बताया ना कि विद्रोह, जो सामाजिक वातावरण है, जो घुटन भरा सामाजिक वातावरण है, उसके विद्रोह की भावना इस कविता में व्यक्त हुई है। यह कवि जड़ता, भय और निष्क्रियता से निकलकर संघर्ष, ऊर्जा और परिवर्तन चाहता है। कवि क्या चाहता है, इस बंधन से मुक्त होकर, जिससे होकर संघर्ष करना चाहता है, ऊर्जा और परिवर्तन चाहता है। संदेश यह है कि मृत्यु समान शांति से बेहतर है जलता संघर्ष रत्न जीवन। यानी कवि क्या संदेश दे रहे हैं कि ये मृत्यु समान जो शांति है उससे तो बेहतर है जलता संघर्ष रत्न जीवन। यानी हम मुक्त बनकर जीवन जीने से अच्छा संघर्ष करें अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध, वो जीवन उन्हें पसंद आता है। अब देखिए हमने ये पंक्तियाँ पढ़ लिया, अब इसके बाद में दूसरी पंक्तियाँ जो बची हुई पंक्तियाँ हैं उसको पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ बताएंगे। देखिए इस कदर व्यवहारिकवादी हवा ना जीना होगा, मुखधारा सघन वन का पीना ना होगा, मुझे कल की चिक इस पल में चाहिए, अपने गले में फ़र्क मुझको चाहिए, हर एक पल इस सिलसिले में जो अभी तो ढेर है, बस हड्डियों का जहाँ तक जाए निगाहें, इस मरे अंबर के उस पार है मनचली राहें, जहाँ जीवन कुछ तो नहीं कुछ तो चल रहा है, आखिर कुछ तो चल रहा है। बंद मुट्ठी फिर अगर खोले ना कोई, तुम बुलाते ही रहो, बोले ना कोई, जहाँ चुप्पी भर उतरती हो गगन से, गला घुटता हो जहाँ हल्की पवन भर उतरा रही है, सड़ी लाशें खींचना संभव नहीं है, ठीक सासे हरे बन इतने मरे हैं कुछ न पूछो, सिंह शावक इतने डरे हैं कुछ न पूछो, मैं हवा को पार करके निकल जाना चाहता हूँ, किसी ज्वालामय जगह में जल रहे को बुझाना कुछ शांति देगा, भ्रांति देगा, अभी जीना जिलाना संभव बचा है, आग ने वह मिटाया है अगर मैंने रचा है, मुखधारा बन सघन पीना ना होगा, इस कदर व्यवहारिक हवा जीना ना होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, यह अंश, ये जो हमने देखा है ना, ये अंश जो कविता का दूसरा पार्ट है, हवा ऐसी थी का वैचारिक और भावनात्मक शिखर है, जिसमें कवि जड़, व्यवहारीवादी और घुटन भरे जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता है और सक्रिय संघर्षशील जीवन की घोषणा करता है। तो देखिए इस कविता का हम भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहता है कि इस हद तक व्यवहारवादी, स्वार्थी और संवेदनहीन वातावरण में अब चुपचाप जीवन जीना संभव नहीं है। घने जंगल जैसी मुक्ता को पी जाना अर्थात सब कुछ सहते रहना ये स्वीकार नहीं है। उसे भविष्य की अस्पष्ट उम्मीद नहीं, बल्कि आज की तीखी आवाज़, समाज का प्रतिरोध चाहिए। वह चाहता है कि उसके गले में स्पष्ट फर्क हो, यानी उसकी आवाज़ पहचानी जाए।
देखिए, कहने का मतलब ये है, कवि कह रहा है कि जो इस घुटन भरे वातावरण से वो निकल के जाना चाहता है और संघर्ष करना चाहता है, पर उसको ये मृत समान जीवन जीना स्वीकार नहीं है। वो प्रखर आवाज़ लेकर विद्रोह करना चाहता है और अपने जैसे लोगों को संगठन करके वो क्या करना चाहता है, क्रांति करके सामाजिक परिवर्तन चाहता है। चारों ओर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ केवल हड्डियों का ढेर दिखाई देता है। यह मृत प्राय समाज टूटे मूल्यों और निरर्थक जीवन का प्रतीक है, लेकिन इस मृत ढेर के पार कहीं मनमोहक राहें भी हैं, संभावना और परिवर्तन के रास्ते भी है। वहाँ जीवन भले ही आरामदेह ना हो, पर चल तो रहा है, यानी सक्रिय तो है। यानी कहने का मतलब हम जहाँ तक देखते हैं वहाँ तक हड्डियों के ढेर ही ढेर दिखाई देते हैं, यानी जिंदा लाश दिखाई देती है। और ये मृत प्राय समाज है वो टूटे मूल्यों और निरर्थक जीवन का प्रतीक है, लेकिन इस मृत ध्येय के पार भी बहुत कुछ मोहक रास्ते हैं, संभावना और परिवर्तन के रास्ते हैं। वहाँ जीवन भले ही आरामदेह ना हो, पर कुछ तो चल रहा है, यानी कुछ तो चल रहा है। लोग बगावत कर रहे हैं, क्रांति तो कर रहे हैं। इस मृत शरीर को नहीं कहेंगे, इस जीवित शरीर को लेकर मृत जैसा जीवन तो नहीं जी रहे हैं। वो इस क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं, वो विद्रोह चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, समाज में परिवर्तन चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसी राह में चलना है, मुझे ऐसी जगह जाना है, मुझे कुछ नहीं करना, पर वहाँ पे जीवन, यदि वहाँ सफलता मिले ना मिले, पर इतनी तो आशा है कि बगावत होगी और विद्रोह होगा और कहीं ना कहीं वो चिंगारी आग बन के उभरेगी ज़रूर और इस समाज में परिवर्तन करेगी ज़रूर। तो कभी उस चेतना में, उस क्रांति में और उस व्यक्ति के साथ जाना चाहता है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जीवन के लिए, जो अच्छे जीवन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के पास कभी जाना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ रहकर विद्रोह करना चाहता है, समाज में परिवर्तन करना चाहता है। कभी चेतावनी देता है कि यदि लोग अपनी बंद मुट्ठी यानी स्वार्थ, डर, चुप्पी नहीं खोलेंगे तो कोई पुकारने पर भी नहीं बोलेगा। ऊपर से चुप्पी उतरती है और हल्की सी हवा भी गला घोटने लगती है। वातावरण इतना सड़ा हुआ है कि सांस लेना तक कठिन हो गया है, मानो हवा मृतदेहों को ढो रही है। हरे भरे वन तक मरे हुए हैं, साहस के प्रतीक सिंह शावक भी भयभीत हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और उससे क्या हुआ, वातावरण की जो हवा है वो गले घोटने वाली प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि वातावरण इतना सड़ा हुआ है कि लोग सड़ के मर रहे हैं। तो उसकी जो बदबू है वो चारों तरफ फैल रही है और सांस लेना जिससे कठिन हो गया है। और जो हरे भरे वन तक मरे हुए हैं, मतलब हरे भरे वन मरना का तात्पर्य क्या होता है, जो साहस के प्रतीक सिंह शावक है ना, जो बगावत कर रहे थे, वो भी अब उसके कारण क्या हो गए, भयभीत हो चुके हैं। तो इस तरह का वातावरण निर्मित हो गया है और इस वातावरण में हमें नहीं रहना, ऐसा कवि कहते हैं। ऐसी स्थिति में कवि दृढ़ता से कहता है कि वह इस हवा को पार करके ज्वालामय जगह में जाना चाहता है। वहाँ जल रही आग को बुझाना अर्थात संघर्ष में उतरना उसे शांति और स्पष्टता देगा। अभी भी जीने और जीवन को जलाने की संभावना बची है। यदि आग ने कुछ मिटाया है तो संभव है कि वही आग नए निर्माण का कारण भी बने, और यदि वह सृजन उसका अपना है तो वह उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। कभी कहता है कि यदि इस बगावत से उसे जलना भी पड़े तो स्वीकार है, क्योंकि जलने के बाद नया जीवन तो होगा और नया जो जीवन जो होगा वो इस तरह के घुटन और अन्याय से तो नहीं होगा। कहने का मतलब संघर्ष, जब हम संघर्ष करेंगे अन्याय के खिलाफ और संघर्ष करके अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और एक प्रकार का जब समाज में परिवर्तन होगा तो आने वाली जो जनरेशन है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलेगा। कहने का तात्पर्य यदि हमारे भारतवासी संघर्ष नहीं करते, विरोध नहीं करते, क्रांति नहीं करते तो अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। उसी प्रकार लेखक चाहता है कि इस अन्याय अत्याचार से
जो शोषण और अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध बिगुल बजाओ, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ और आवाज़ उठाने के साथ विद्रोह क्रांति करो। चाहे इसके लिए हमारे प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति अन्याय अत्याचार से मुक्त नहीं होगा। यदि आने वाली पीढ़ी को हमें इस शोषण अन्याय अत्याचार से बचाना है तो हमें संघर्ष करना ही होगा। अंत में कवि स्पष्ट घोषणा करता है कि इस मुखधारा और जड़ता को पीकर इस तरह की व्यापारवादी हवा में जीना नहीं संभव हो सकता है। यानी इस तरह का जो वातावरण है अन्याय और अत्याचार से भरा, उसमें जीना संभव नहीं है। अंत में निष्कर्ष में हम ये कहेंगे कि कविता निष्क्रियता, चुप्पी और स्वार्थ यथार्थवाद के विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद है। कवि संघर्ष, आग, गति और सक्रिय जीवन को चुनता है। संदेश यह है कि मृत्यु समान शांति से बेहतर है ज्वालामय, जोखिम भरा लेकिन जागृत जीवन। कहने का मतलब ये है कि जीवन जीना भी है तो ऐसे क्या जीना है तो संघर्ष करके अपने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाकर अपने हक की लड़ाई करके जिए, और किसी के गुलाम बन के जीने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो कवि ये समझाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को कविता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।